सो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। आज हम लोग अपना जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के ऊपर जो यूपीएससी का पॉडकास्ट है वो देखेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, बेसिकली जो नए आए हैं मैं उनको बता रहा हूँ। ऑलरेडी जो है यहाँ पे उनके लिए तो जानते ही हैं हम लोग क्या प्रोसीजर है। सो आप लोग को अगर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप बस इस पॉडकास्ट को लगाइए, आप जस्ट सुनिए इसको एंड आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिविल सर्विसेज के लिए वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। हम लोग अपनी सोर्सेज में एनसीईआरटीज़ रखते हैं, हम लोग अपनी सोर्सेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखते हैं एंड हम लोग यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम बोल के बताने की कोशिश करें या जो भी एनसीईआरटीज़ में लिखा है उसको हम लोग हिंदी में या जो भी एक ईजियर लैंग्वेज में आपको समझ आए उसमें समझा दें। बाकी कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग डेफिनेटली लिखते हुए चलते हैं यहाँ पे। तो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो द 6th century BC is considered to be a wonderful century in the history. Great thinkers like Buddha, Mahavira, Zoroaster, Confucius and Lao Tse lived and preached their ideas in this century. तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े थिंकर्स थे वो इसी सेंचुरी में पाए जाते हैं, 6th century BC के आसपास। जैसे कि बुद्धा हो गया, जैन हो गया, महावीर जिसको हम लोग बोलते हैं महावीर, एंड लाइकवाइज अलग बहुत सारे, जोरास्टर हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, ये सब। इन इंडिया द रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस वर स्ट्रॉन्ग इन द 6th century BC एंड 6th century BC की और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? रिपब्लिकन, स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन सिस्टम। दिस एनेबल द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तो उस समय हम लोग को पता है कि 6th century BC में दो मेजर रिलीजन ही थे, जैसे कि हिंदुइज्म था एंड बाकी छोटे मोटे इधर उधर के रिलीजन थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो और भी बहुत सारे रिलीजन इसी सेंचुरी में आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि सोसाइटी बहुत हेटेरोडॉक्स थी अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनेटेड बाय राइट्स एंड रिचुअल्स। और हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इसलिए आने लग गए क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे वो डोमिनेट करते थे राइट्स एंड रिचुअल्स को, तो उसके अगेंस्ट हमारे हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स आना स्टार्ट हो गए। Among them most successful were Jainism and Buddhism, whose impact on Indian society was remarkable. और इसी में से जो दो रिलीजन की बात करी गई है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करी गई है। एज वी मूव हेड, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बता रखा है। कॉजेज ऑफ राइज क्या था, क्यों ये राइज हुए थे? सो कॉजेज ऑफ राइज अगर मैं बताने जाऊँ आपको, सो द पहला कारण था वॉज प्राइमरी कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वॉज रिलीजियस अनरेस्ट था देश में। रिलीजियस अनरेस्ट, रिलीजियस अनरेस्ट का मेरा कहने का मतलब है बेसिकली हिंदुइज्म बहुत डोमिनेट कर रहा था, वर्ण सिस्टम बहुत स्टिफ हो गया था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा था लोअर कास्ट के अगेंस्ट। तो इसकी वजह से एक नए रिलीजन को उभरने की जगह मिल गई। प्रैक्टिसेस ऐसी थी जैसे बलि देना, सैक्रिफाइस करना, बहुत सारी डोनेशन देना, वो आम आदमी के बस में था नहीं, तो इसलिए एक रिलीजियस अनरेस्ट होना स्टार्ट हो गया। The complex rituals and sacrifices advocated in the later Vedic period were not acceptable to the common people. तो religious unrest का अगर आप एग्जाम्पल देने जाओ तो rituals and sacrifices, common man not accepted। आगे चलते हैं। The sacrificial ceremonies were also found to be too expensive, very expensive। दूसरा कारण है जो ये सेक्रीफाइस करना पड़ता था, बलि जो देते थे, ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर था। द टीचिंग ऑफ उपनिषद्स एंड ऑल्टरनेटिव टू द सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइस वर हाईली फिलोसॉफिकल इन नेचर। तो तीसरा क्या कारण था? टीचिंग्स हाईली फिलोसॉफिकल एंड देयरफॉर नॉट इजीली अंडरस्टूड। इसलिए नॉट अंडरस्टूड इजीली, जो आम आदमी था उसको समझ में नहीं आती थी ये टीचिंग्स। थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा अगर आपकी स्क्रीन में कट जाए तो नॉट अंडरस्टूड है इसका मतलब, ये जो लिखा हुआ है मैंने। देयरफॉर दैट what was needed in the larger interest of the people was simple, short and intelligible way of to salvation। तो अब जनता को क्या चाहिए था? सिंपल येट शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल, मतलब कि आराम से वो काम हो जाए, सैल्वेशन का, मुक्ति का। आगे चलते हैं। Such religious teaching should also be in language known to them। so language भी समझ में नहीं आती थी, language gap था एक। what was another reason for
कमिंग अप ऑफ दीज रिलीजन्स, क्योंकि जो भाषा यूज़ करते थे वो लोग बहुत ही ऐसी भाषा यूज़ करते थे जो आम आदमी के समझ से थोड़ी बाहर थी, जो पंडित थे उन लोग को ही समझ में आती थी. दिस नीड वॉज फुलफिल्ड बाय टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा. Other than religious factors, social and economic factors also contributed to the rise of two religions. तो ये तो हम लोगों ने religious factors देख लिए. अगर मैं आपको social या economic factor बताऊं, social और economic factor के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊं, so the rigid caste system prevalent in India generated tensions. तो पहला social reason तो ये हो गया, rigid caste system जो था, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दूसरा क्या था? हायर क्लास एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस. अब इकोनॉमिक कंडीशन में प्रिविलेजेस फॉर हायर क्लास, तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ लोग ही एंजॉय कर पाते थे प्रिविलेजेस को, बाकी लोअर क्लास को डिनाई करी जाती थी. ऑल्सो क्षत्रिया हैड रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास. एंड जो क्षत्रियास थे, क्षत्रियास जो फाइटिंग क्लास थी, वो क्या करती थी आपका, उन्होंने डिनाई कर दिया था डोमिनेशन, दबाव जो था किसका, ऑफ प्रीस्टली क्लास का. आगे चलते हैं. इट शुड ऑल्सो बी रूटेड दैट बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू क्षत्रिय ओरिजिन. जबकि बुद्धा एंड महावीर दोनों क्षत्रिय ओरिजिन से थे, मगर फिर भी क्षत्रियाज ये ब्राह्मण्स या पीस की जो डोमिनेशन होती थी उनको डिनाई करते थे, उनके अगेंस्ट थे वो लोग, रिजेंट करते थे बेसिकली. आप यहाँ पे रिजेंट भी लिख सकते हो. The growth of trade led to the improvement in economic conditions of Asia. As a result, they wanted to enhance their social status. और ट्रेड की वजह से क्या हो गया, enhanced position of क्षत्रियस. और जैसे जिसके पास पैसा आता है वैसे अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशन को और सोसाइटी में ऊपर ले जाना चाहता है. As a result, they wanted to enhance their social status, but the orthodox वर्ण system उनको अलाउ नहीं कर रहा था. Therefore, they began to extend support to Buddhism. और इसलिए उन्होंने अपने पैसे जो कमाने स्टार्ट कर दिए थे, जो फॉर्चून उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया था, वो उन्होंने किस पे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में के सपोर्ट में लगाना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज दिस मर्चेंट क्लास दैट एक्सटेंडेड चीफ सपोर्ट टू द न्यू रिलीजन. तो आपको समझ में आ रहा है कौन सी जो सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट थी या क्लास थी, जो क्लास थी रैदर, जिन्होंने आपका इन दोनों रिलीजन को ग्रो करने में मदद करी, वर द वैश्य क्लास, द बिजनेस क्लास. ओके, क्योंकि उनको सोशल स्टेटस पे उठने की प्रोविजंस ही नहीं थे, जबकि वो उनके पास पैसा भी आ रहा था, रिसोर्सेज भी थी, मगर फिर भी वो सोशल हायरार्की में ब्राह्मण क्षत्रिय उनके नीचे आते थे. लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा. अब हम थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में देख लेते हैं. तो आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन. तो वर्धमान महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकर. तो वर्धमान महावीर जो थे वो जैन के 24 तीर्थंकर थे. तो उनसे पहले और 23 तीर्थंकर्स आ चुके थे. ही वॉज बोर्न इन कुंदग्राम नियर वैशाली में उनका जन्म हुआ था. टू अ क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्थ एंड त्रिशला. तो उनके जो माँ पिताजी थे वो दोनों क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे. उन्होंने शादी किससे करी थी, यशोदा नाम की एक लेडी से उन्होंने शादी करी थी. एंड गेव बर्थ टू अ, और इनकी एक डॉटर थी. तो ये सब अपने को जानने की जरूरत नहीं है, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बता रखा है. एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एन एस्थेटिक एंड वैंडर्ड फॉर 12 years. तो उन्होंने सब राजपाट त्याग दिया था 30 साल की उम्र में, और फिर इधर उधर भटकना स्टार्ट कर दिया था. इन द 13th year ऑफ हिज पेनिस. तो 30 प्लस, जब तक वो 43 के हुए, तो 13 साल के भ्रमण के बाद, 13 साल के वैंडरिंग, घूमने फिरने के बाद उनको क्या हुआ, ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको केवला गाना भी बोला जाता है. तो तीर्थंकर का हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जो थी उन्होंने गेन करी थी एट द एज ऑफ 30 साल में छोड़ दिया था. 30 साल के 13 साल बाद उन्होंने गेन करी थी, दैट इज अराउंड 43 ईयर्स में गेन करी थी, और जिसको हम लोग बोलते हैं केवला गनाना, GNANA, केवला गनाना. तो ये आपसे पूछा जा सकता है केवला गनाना क्या है. एक स्पिरिचुअल नॉलेज जब लॉर्ड तीर्थंकर ने हासिल कर ली थी, महावीर ने हासिल कर ली थी, जो 24 तीर्थंकर थे.
हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जैन्स एंड हिज रिलीजन वॉज जैनिज्म, और इनके फॉलोअर्स को हम लोग जैसे जानते हैं जैन्स बोलते हैं और इनके रिलीजन को जैनिज्म बोला जाता है। ही प्रीच, और उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन्स को 30 साल तक सिखाया, एंड 72 में जाके उनकी राजगृह के सामने जाके डेथ हो गई। राजगृह डेथ प्लेस है, और बर्थ प्लेस कौन सी है उनकी? वैशाली, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आप एक बार फिर भी, ये सब जो रिवीजन है हम लोग बार बार इसलिए बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि रिवीजन होता रहेगा। तो वैशाली करके एक जगह थी, वैशाली, वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ 13th महाजनपद, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। टीचिंग्स के बारे में देख लेते हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3 प्रिंसिपल्स की बात करते थे ये, 3 प्रिंसिपल्स की बात करते थे। क्या क्या थे वो 3 प्रिंसिपल्स, वो भी देख लेते हैं। पहला था राइट फेथ, कि राइट फेथ होना चाहिए। दूसरा था राइट नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा था राइट कंडक्ट होना चाहिए। और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता था? त्रिरत्न, 3 रत्न बोले जाते थे इनकी टीचिंग को, त्रिरत्नस। उसके बाद राइट फेथ इज अ बिलीफ इन द टीचिंग एंड विजडम ऑफ महावीर। तो फेथ मतलब कि जो महावीर जो आपको बता रहे हैं उनकी टीचिंग में बिलीव करना, एंड विजडम होना। दूसरा क्या? राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी, की नॉलेज है तो आप एक्सेप्ट करोगे इनकी टीचिंग्स को। दैट देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है, नो गॉड, एंड दैट द वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट द क्रिएटर, एंड नो गॉड, वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड विदाउट क्रिएटर है, मतलब किसी कोई पृथ्वी का संचालक नहीं है, किसी ने पृथ्वी को नहीं बनाया, भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते थे, विदाउट क्रिएटर। एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सोल्स। तो ये 3 इनकी टीचिंग्स थी जिसमें राइट नॉलेज के अंदर आती थी, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सोल। इसीलिए ये बोलते थे कि फार्मिंग करना या खेत में एग्रीकल्चर करना, ये सारी एक्टिविटीज से जानवर जंतुओं की मौत होती है, तो वो उसके अगेंस्ट भी थे, फार्मिंग के अगेंस्ट भी थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अगेंस्ट। और राइट कंडक्ट की जब बात करते हैं, रिफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 ग्रेट वोज। और जो ऑब्जर्व राइट कंडक्ट की जो बात करते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेंस की बात करते हैं, पालन करेंगे 5 ग्रेट वोज का। वो क्या क्या ग्रेट वोज है? तो पहला है आपका, किसी लाइफ को इंजर नहीं करोगे, नो लाइफ इंजरी किसी को दोगे। उसके बाद दूसरा है क्या आपका, झूठ नहीं बोलोगे, नो लाई। तीसरा है आपका स्टील, चोरी नहीं करोगे। चौथा है आपका प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं करोगे। एंड पांचवा है आपका इमोरल लाइफ नहीं जियोगे, नो टू लीड इमोरल लाइफ। तो ये 5 वोज थे जिसमें राइट कंडक्ट का पार्ट थे। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि बोथ द क्लर्जी एंड द लेमैन हैड स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। और जो रूलिंग क्लास थी और जो रूल क्लास थी उनको अहिंसा का पार्ट को, या अहिंसा के डॉक्ट्रिन को, नॉन वायलेंस के डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा को फॉलो करना है। आगे चलते हैं। दे पोजेस लाइफ, सॉरी, Mahavir regarded all objects, both animate and inanimate, have souls and various degree of consciousness. तो बेशक लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, everybody has soul या everybody has life you can say, and some level of consciousness. लाइफ है तो सर्टनली डेफिनेटली कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगी, तो सर्टन लेवल ऑफ लाइफ या कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। दे पोजेस एंड फील पेन, और वो लोग पेन भी फील करते हैं, इसलिए उन्होंने बोला था जब उनको आप इंजर करोगे। तो महावीरा रिजेक्टेड द थ्योरी अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड ऑब्जेक्टेड टू द वैदिक रिचुअल्स। तो इन्होंने क्या किया था, और एक इनकी क्या डॉक्ट्रिन थी, रिजेक्टेड, वेदास को रिजेक्ट कर दिया था। वेदास की जो ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद, ये समय जो भी बात बोली हुई है इनको खारिज कर दिया था। एंड ऑब्जेक्टेड, और जो वैदिक रिचुअल्स के बारे में, यज्ञ के बारे में कैसे होगा और प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। He advocated a very holy and ethical code of conduct. Even practice of agriculture was considered sinful. तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी सिंफुल माना गया था। क्यों? क्योंकि इट इंजर्स द अर्थ को इंजर करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, जिसमें वर्म्स और एनिमल्स भी होते, तो इसलिए इसको बैन करने की या इसको खारिज करने की बात करी थी। सिमिलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेसिज्म एंड रिनाउंसिएशन वाज आल्सो कैरिड टू एक्सट्रीम लेंथ। और ये बोलते थे कि अगर आपको रिनाउंस करना है इस जीवन को, सैल्वेशन पानी है, मुक्ति पानी है, और उसको पाने का जो तरीका है वो एक्सट्रीम लेंथ या बहुत ही हार्ड तरीके से आपको वो चीज़ मिलेगी। तो किस तरीके से आपको रिनाउंसिएशन या सैल्वेशन हासिल होगी? बेसिकली प्रैक्टिस करके, क्या आप क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? स्टारवेशन, यानी कि भूखा रहना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न्यूडिटी पालन करना पड़ेगा, मगर बिना तन पे कपड़े डाले हुए घूमना पड़ेगा, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्फ टॉर्चर, जितना भी हो सके अपने आपको सेल्फ टॉर्चर जितना करेंगे तब आपको जाके निर्वाण हासिल होगा। एक्सट्रीमिटी की बात करते थे ये।
आगे चलते हैं, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म के बारे में देखते हैं। तो महावीरा ऑर्गेनाइज द संघा टू स्प्रेड हिज टीचिंग। तो ये क्या करते थे, संघ को ऑर्गेनाइज करते थे। संघ मतलब एक टाइप की मीटिंग्स हो गई, ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड, संघ टू ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड जैनिज्म। तो इन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए संघ ऑर्गेनाइज करे थे। ही एडमिटेड बोथ मैन, और इसमें क्या था, एक चीज हम लोग को जानी है, बोथ मैन एंड वुमेन दोनों थे इनमें। आगे चलते हैं, which consisted of both monks and lay followers. The rapid spread of Jainism was due to dedicated work of the members of Sangha. तो men जो followers थे और जो monks थे डेडिकेटली काम करते थे, एंड इसलिए क्या होता, बहुत ज़्यादा जैनिज्म फैलना स्टार्ट हो गया था। डेडिकेटेड वर्क। आगे चलते हैं, इट स्प्रेड रैपिडली इन वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटका। तो वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटका के साइड में, थोड़ा सा साइड में भी फैलना स्टार्ट कर दिया गया था। चंद्रगुप्ता मौर्य, खरवेला ऑफ कलिंगा एंड रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया सच एज गंगास, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटा पेट्रनाइज्ड जैनिज्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पेट्रनाइज माना था इसको। खरवेला जो राजा थे कलिंग के, उन्होंने माना था। और भी बहुत सारी रॉयल डायनेस्टी साउथ इंडिया की, जैसे कि कदम्बाज हो गए, चालुक्यास हो गए, राष्ट्रकूटा, उन्होंने भी माना था। बाय एंड ऑफ 4th century BC देयर वाज अ सीरियस फेमिन इन गंगेज वैली। और 4th century BC में क्या हो गया था, बीसी में बहुत ज्यादा फेमाइन आ गया था, भूखमरी आ गई थी। इसकी वजह से क्या हो गया, मेनी जैन मॉन्क्स लेड बाय भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्ता मौर्य केम टू श्रवन्ना बेलोगा इन कर्नाटका। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो जैन मॉन्क्स थे उन्होंने भद्रबागु एंड चंद्रगुप्ता के साथ क्या किया कर दिया गया था, ये लोग श्रवन्ना बेलगोला एक जगह है कर्नाटका में, वहां पहुंच गए थे। दोज हु स्टेड बैक इन नॉर्थ इंडिया वर लेड बाय मॉन्क नेम्ड स्थूलबाहु। तो क्योंकि 4th BC में फेमाइन आ गया था गंगेज वैली के पास, गंगा मतलब जहाँ पे अपनी गंगा बहती है उसके आसपास। तो वहां से क्या हो गया, कर्नाटका से कुछ लोग जो यहाँ पे जैन्स फैले हुए थे, वो कुछ लोग तो कर्नाटका आ गए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे और भद्रबागु, और कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में ही रह गए, जिनको लीड किया था स्थूल बाहु ने लीड किया था, जो नॉर्थ इंडिया में रह गए। एंड ये लोग कहाँ आ गए, कर्नाटका आ गए। तो ये जो स्थूल बाहु हु चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट, और इन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे, जिनको स्थूल बाहु लीड करे थे, उन्होंने क्या किया, जैन्स का कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट चेंज, तो इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया। एंड दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू 2 सेक्ट्स। और इससे क्या हो गया, जैनिज्म 2 सेक्ट्स में बढ़ गया। तो यहीं से 2 सेक्ट्स में बढ़ गया। अब 2 सेक्ट्स कौन से थे, जो कर्नाटका रह गए थे या जो कर्नाटका चले गए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, भद्रबागु थे, वो लोग बेसिकली आपका भद्रबागु यानी कि व्हाइट क्लैन कहलाने लग गए थे। जो आपके भद्रबाहु या चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहने लग गए थे, वो बेसिकली व्हाइट क्लैन मतलब बिना कपड़ों के, या फिर श्वेतांबर्स कहलाने लग गए थे, श्वेतांबर्स। और जो बेसिकली स्थूल बाहु के साथ आ गए थे नॉर्थ इंडिया, वो बेसिकली स्काई क्लैन या नेकेड घूमना स्टार्ट कर दिया था। तो व्हाइट क्लैन यानी कि व्हाइट कपड़े पहनते थे, जो भद्रबाहु के साथ जो आ गए थे श्वेतांबर्स बोलते थे, और ये व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। अगर मुझसे गलती हो गई हो, शायद मैंने उस समय न्यूड घूमने वाली बात बोल दी थी व्हाइट के अगेंस्ट, तो नहीं, भद्रबाहु के साथ जो थे वो बेसिकली व्हाइट क्लैन या श्वेतांबर्स बोलते थे, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। और जो स्थूल बाहु थे, जो कर्नाटका आ गए थे, वो स्काई क्लैन या दिगंबर्स बोलते थे उनको, दिगंबर्स। और ये बेसिकली नंगे या न्यूड घूमते थे बिना किसी कपड़े के। फिर फर्स्ट जैन काउंसिल के बारे में बताया हुआ है कि फर्स्ट जैन काउंसिल कब कंडक्ट कराई गई थी। तो फर्स्ट कन्वीनेटेड इन पाटलिपुत्र एंड बाय स्थूल बाहु। तो स्थूल बाहु ने फर्स्ट आपकी जैन काउंसिल करवाई थी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। एंड द लीडर्स ऑफ दिगंबर, और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्थूल बाहु किसके लीडर्स थे, दिगंबर्स के लीडर थे, जो स्काई क्लैन, जो न्यूड घूमते थे। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC, और ये 3rd century BC के टाइम पे हुई थी ये वाली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है। जैन काउंसिल है। सेकंड जैन काउंसिल, ये तो फर्स्ट जैन काउंसिल हो गई। सेकंड जैन काउंसिल जो हुई थी आपकी 3rd century BC में हुई थी, फर्स्ट जैन काउंसिल। एंड जो सेकंड जैन काउंसिल है वो आपकी वल्लभी में हुई थी, वल्लभी में।
वल्लभाई, VALABHI। और ये 5th सेंचुरी AD में हुई थी। और किसने करवाई थी आपका, इसके बारे में नाम नहीं दे रखा। और फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगास। और जो फाइनल कंपाइलेशन यहाँ से निकल के आई थी जैन के रिलीजियस के ऊपर की, जैन कैसा रिलीजन है उनके ऊपर किताबें जो है फाइनल कंपाइलेशन निकल के आई थी सेकेंड जैन काउंसिल में, और इसको हम लोग बोलते हैं 12 अंगास। तो इतना ही है जैनिज्म के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपना बुद्धिज्म देखेंगे। सो आप हमारे साथ, हम लोग छोटा ही लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि आपको रिटेन करने में आसानी हो। तो इतना ही था जैनिज्म के बारे में जो पूछा गया था, मैंने आपको सब कुछ कवर अप करा दिया है। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, ये सब अभी हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।